नमस्कार मित्रों। अपन ने इसमें ध्वनि की चाल को अपन इसमें पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने देख लिया था कि ठोस, द्रव और गैस। इसके अंदर एक चीज़ देखी थी कि न्यूटन का जो सूत्र आया था वो सूत्र ये कह रहा था कि जो ठोस और द्रव है दोनों के लिए तो वो फॉर्मूला सही था, परंतु गैस माध्यम के लिए उसमें संशोधन था, जिसमें कि अपन ने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि लाप्लास संशोधन किया गया था। ये अपन ने देख लिया था। यहाँ अपन इस लेक्चर के अंदर जो अपन कंपेयर करेंगे ठोस, द्रव और गैस में ध्वनि की चाल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि किसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है और किसमें कम होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार जनरल साइंस के रूप में भी पूछा गया है और आपके रीट के एग्जाम्स में भी पूछा गया है पहले। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन को करने से, टॉपिक को करने से पहले अपन जान लें जो अपन अब जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो है ठोस, द्रव व गैस में ध्वनि की चाल का तुलनात्मक अध्ययन। ठोस, द्रव वे गैस में ध्वनि की चाल का तुलनात्मक अध्ययन। देखो भाई, इसके लिए आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा था, याद कीजिए। किसी भी माध्यम के लिए ये फॉर्मूला था V = E अपॉन में D। V = E अपॉन में D था, जहां पर E माध्यम की प्रत्यास्थता, या यूं कह सकते हैं प्रत्यास्थता गुणांक था, जिसका मान अपन ने ठोस के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में लिया था और द्रव के लिए बीटा के रूप में लिया था, यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और गैस के लिए अपन ने इसको पी के रूप में लिया था, वायुमंडलीय दाब के रूप में लिया था। यहां इस फॉर्मूले से स्पष्ट है कि जिस माध्यम के लिए ई अधिक होगा उस माध्यम में ध्वनि का वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा, परंतु ध्यान रहे डी भी तो प्रभावित करेगा। लेकिन यहां मुख्य अंतर यह है कि ई और डी की ई का मान, ई जो है डी की अपेक्षा क्या है, अधिक प्रभावी होता है। इसका मतलब चूंकि ई का मान ठोस के लिए सबसे अधिक होता है, E solid greater than E liquid is greater than E gas, इसलिए V solid यानी कि ठोस में ध्वनि का वेग ये अधिक होगा किसमें, किसी लिक्विड में ध्वनि के वेग की तुलना में, और ये अधिक होगा गैस में ध्वनि के वेग की तुलना में। क्यों होगा? क्योंकि यहां मैं ये लाइन लिख देता हूं, चूंकि ई का मतलब प्रत्यास्थता गुणांक और डी क्या है, घनत्व। ई के डी की अपेक्षा प्रभावी होने के कारण ये लो, ये अपने पास, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अपने पास ही आया है जो आपको स्पेशली याद रखना है। अब देखिएगा, मैं कुछ ठोस और द्रव माध्यमों में ध्वनि के वेग की बात करूं, जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि ग्रेनाइट जो कि एक ठोस है, इस ग्रेनाइट में ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है लगभग 6000 मीटर प्रति सेकंड। ग्रेनाइट में कितना बताया मैंने, 6000 मीटर प्रति सेकंड। जबकि अगर मैं आयरन में बात करूं, Fe यानी कि लोहा, आयरन में ध्वनि का वेग होता है 5000 मीटर प्रति सेकंड, काफी अधिक है। अगर मैं इसमें कॉपर के लिए अगर इसकी बात करूं, कॉपर के लिए यानी तांबे के लिए इसका मान होता है 3500 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देखें ठोसों में ध्वनि का वेग कितना अधिक है, बहुत अधिक है। अगर कोई पिंड दृढ़ पिंड छड़ है, यानी कि अगर मैं वेग देख रहा हूं और ऐसे के लिए पूर्ण दृढ़ पिंड है, पूर्ण दृढ़ छड़ है, तो उसमें ध्वनि का वेग माना जाएगा अनंत। ये आप स्पेशल ही याद रखना कि पूर्ण दृढ़ अगर छड़ है तो उसमें ध्वनि का वेग कितना होगा, अनंत होगा। अब यहाँ अपन बात कर लेते हैं किसी लिक्विड के लिए, और लिक्विड में सबसे कॉमन लिक्विड है अपने लिए पानी।
तो देखो वी वाटर, पानी में ध्वनि की चाल होती है लगभग 1440 मीटर प्रति सेकेंड, 1440 मीटर पर सेकेंड, यानी 1440 मीटर पर सेकेंड होती है। गैसों में अगर अपन ध्वनि की चाल की अगर अपन बात करें तो जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, VH2 हाइड्रोजन में होती है लगभग 1200 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं बात करूं केवल एयर की, एयर में होती है लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड, कहीं कहीं 340 भी लिखी मिल सकती है क्योंकि तापमान का प्रभाव पड़ता है। अब ध्वनि के वेग पर किस किस कारक का क्या क्या और कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एज इट ऐसे कैसे एक बार आप नोट कर लें कि ठोस, द्रव और गैसों की ध्वनि की चाल का अपन ने तुलनात्मक जो अध्ययन कर लिया है, ये डाटा आपको याद रह सकते हैं। अब इसके बाद ये डाटा याद रखने के साथ साथ ये आपको स्पेशली याद रखना है कि पूर्ण दृढ़ छड़ के लिए ध्वनि की चाल कितनी होगी, अनंत होगी। एयर के लिए 332 मीटर पर सेकंड होगी, पानी के लिए 1440 मीटर पर सेकंड होगी। ये आपको याद रखनी है, पानी वाली डेटा याद रखनी है, एयर वाला डेटा भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब एक क्वेश्चन अपन एक कॉमन क्वेश्चन करके देखते हैं। एक साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन है वो देखिएगा। देखिए एक अपन अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखें। यहाँ मैं लिख रहा हूँ उस क्वेश्चन क्या है कि धातु से बना एक कोई खोखला पाइप है। अगर उस खोखले पाइप के एक तरफ अपन इसमें चोट मारते हैं और इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस तरफ सुनने वाला व्यक्ति को कितनी आवाज़ें सुनाई देंगी और क्यों सुनाई देंगी, ये आपको जानना है। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है। क्वेश्चन लिखा देता हूँ मैं, धातु से बने, ध्यान रखना, धातु से बने, किसी मेटल का है, धातु से बने हुए एक लंबे खोखले पाइप, धातु से बने हुए एक लंबे खोखले पाइप, धातु से बने हुए एक लंबे खोखले पाइप के एक सिरे पर, खोखले पाइप के एक सिरे पर चोट करने से दूसरे सिरे पर कितनी आवाजें सुनाई देंगी, कितनी आवाजें सुनाई देंगी। ये अपने पास क्वेश्चन है भाई, कितनी आवाजें सुनाई देंगी। अब देखो इसके 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए लिख देता हूं, एक आवाज। सेकेंड ऑप्शन बी लिख देता हूं मैं, इसका ऑप्शन नंबर बी। दो आवाजें। नंबर सी ऑप्शन। चार आवाजें। और नंबर डी ऑप्शन अनंत आवाजें। देखो बताओ क्वेश्चन क्या है, अब जान लो। मैंने ऑप्शन चारों लिख दिए हैं। धातु से बने हुए एक लंबे खोखले पाइप के एक सिरे पर चोट करने से दूसरे सिरे पर कितनी आवाजें सुनाई देंगी। नंबर ए ऑप्शन एक आवाज सुनाई देगी, नंबर बी ऑप्शन दो आवाजें सुनाई देंगी, नंबर सी चार आवाजें और नंबर डी अनंत आवाजें। तो देखिएगा
क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे आपके पास कोई धातु का पाइप है, ये धातु का अपने पास पाइप है। अब ये धातु का बना हुआ लंबा खोखला पाइप है। देखो धातु का बना हुआ होना चाहिए, पहली विशेषता तो ये है कि धातु का पाइप है, लंबा खोखला पाइप है, ये इसकी पाइप की विशेषताएं हैं। अगर अपन इस सिरे पर चोट करते हैं तो देखिएगा अपन को यहां पर जो आवाजें सुनाई देंगी दूसरे सिरे पर, वो आवाजें होंगी दो। क्यों होंगी दो आवाजें? देखिए जैसे अपन चोट करेंगे, एक तो ध्वनि इसके भीतर जो वायु होगी उस माध्यम से होती हुई संचरित होगी, एक यहां से ठोस के माध्यम से भी संचरित होती हुई आएगी। यानी कितनी आवाजें सुनाई देंगी? दो आवाजें। तो सही करेक्ट आंसर हो गया है नंबर बी, यानी कह सकते हैं दो आवाजें सुनाई देंगी, दो आवाजें सुनाई देंगी। कितनी आवाजें? दो आवाजें। इसमें से पहली ठोस माध्यम से। अब देखो इसमें भी एक क्वेश्चन और अच्छा बन सकता है कि अगर दो आवाजें सुनाई दे रही हैं तो पहली आवाज किस माध्यम से सुनाई देगी और दूसरी आवाज किस माध्यम से? तो ध्यान रहे पहली आवाज ठोस से सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि ठोस में ध्वनि की चाल क्या है? ज्यादा है, जबकि गैस में ध्वनि की चाल क्या है? कम है। तो कह सकते हैं पहली ठोस माध्यम से, पहली ठोस माध्यम से, वे दूसरी गैस माध्यम से। ये लो, ये अपन ने सोल्व कर लिया है। आप इसे एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को अपन इसमें अध्ययन करेंगे। थैंक्स।